Welcome class 90 students. This is chapter 5 Natural Vegetation and Wildlife from your geographic book. Very first we need to understand these terms like natural, vegetation and wildlife. After that we will able to understand the proper topics of this chapter. Okay, let me explain. Very first we want to understand what is vegetation. वेजिटेशन का मतलब हो गया ये जो हमारी वनस्पतियां हैं, यानी जो हमारी ये पूरा प्लांटी वर्ल्ड है, इसको वेजिटेशन कहा जाता है। एक मोटा मोटा अंदाजा आप ये लगा लीजिए कि इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं और वो फोटोसिंथेसिस करती है। जी हाँ, कौन सा प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती हैं, तो वो वेजिटेशन कहलाती है। लेकिन जब इसके साथ हम नेचुरल प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रीफिक्स नेचुरल को इस्तेमाल करते हैं वेजिटेशन के साथ, तो ये फोटोसिंथेसिस करने वाली तमाम प्लांटी वर्ड से कुछ चीजों को डिफरेंशिएट कर देता है। जैसे नेचुरल वेजिटेशन में सिर्फ वही प्लांट्स आएंगे जो कि नेचुरली ग्रो करें। नेचुरली ग्रो का मतलब है कि उसमें इंसानों का किसी भी तरह से कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स नेचुरल वेजिटेशन टर्म्स रिफर टू अ प्लांट कम्युनिटी विच ग्रो विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमंस। हम लोग अपने गार्डन में भी काफी प्लांट या फ्लावर्स वगैरह को ग्रो करते हैं, लेकिन वो नेचुरली नहीं है, क्योंकि हम उसमें कुछ ना कुछ अपनी हेल्प देते रहते हैं। चाहे वो हेल्प उनको उनकी इरिगेशन से हो, चाहे उनको दिए जाने वाले फर्टिलाइजर से हो, या उनकी सॉइल की सफाई करने से हो, या हम उनके आसपास रहते हैं, इस वजह से उनको एनफ क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलती रहती है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्रो करते हैं। These kinds of plant is not known as natural vegetation. ओके, इस तरह के प्लांट नेचुरल वेजिटेशन की कैटेगरी में नहीं आते हैं, जिनमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ह्यूमन का होता है। ठीक, तो नेचुरल वेजिटेशन सिर्फ वही प्लांट कहलाएंगे जिनमें किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ जर्मिनेशन, और उसके बाद पूरी तरह से उनके डेवलप होने में। जर्मिनेशन क्या होता है बेटा? जो प्लांट के सीड्स होते हैं ना, उनमें से जो पतली पतली धारियां निकलने लगती हैं, प्लांट की छोटी छोटी टहनियां निकलने लगती हैं, तो उसको जर्मिनेशन कहते हैं। देखिए, प्लांट की सीड होती है, उसको प्लांट के फ्रूट्स को बर्ड्स खाते हैं या एनिमल्स खाते हैं, और उसके बाद फिर वो सीड्स उनको डाइजेस्ट नहीं होती है, तो इधर उधर उसको स्प्रेड कर देते हैं। इस वजह से प्लांट क्या होता है? प्लांट का नेचुरली स्प्रेडेशन होता है। और फिर जहां पर ये सीड होते हैं वहां पर उनको वाटर मिलता है, वो नेचुरल तरीके से मिलता है, प्रेसिपिटेशन से मिल सकता है या ग्राउंड वाटर से मिल सकता है। ठीक, और बाद में फिर जब ये बड़े हो जाते हैं और इनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती होगी, तो ये एटमॉस्फेयर से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी ह्यूमंस का कोई इंटरफेरेंस ना हो उनके डेवलपमेंट। These kinds of plant known as natural vegetation. The second is virgin vegetation. जब किसी पर्टिकुलर प्लेस पर पाई जाने वाली नेचुरल वेजिटेशन को बेटा वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ तुलसी हमारे देश का, देशज यानी कंट्री का पौधा है, वो कहीं और नहीं पाया जाता है, सिर्फ हमारे देश में पाया जाता है। और साथ ही साथ वर्जिन वेजिटेशन की जीन्स में भी किसी भी तरह का म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। Third topic is flora. Flora refers a narrow kind of vegetation. कैसे? देखिए, फ्लोरा एक नैरो एस्पेक्ट है वेजिटेशन के लिए। देखिए, जब हम सिर्फ वेजिटेशन वर्ड की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे संसार में जितने भी फोटोसिंथेसिस करने वाली चीजें हैं, वो सब कुछ वेजिटेशन है। जब हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं, तो ये वेजिटेशन से कुछ ऐसे प्लांट्स को अलग कर देता है जो कि नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इंटरफेरेंस के बाद ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद जब हम फ्लोरा की बात करते हैं, तो फ्लोरा मींस ऐसा वेजिटेशन जो एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड पे एक पर्टिकुलर प्लेस पर उनकी पॉपुलेशन, यानी प्लांट्स की पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ही फ्लोरा कहलाती है। फौना क्या है?
फौना मीन्स एनिमल्स, कैसे एनिमल्स, जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर पर्टिकुलर ऑफ टाइम ऑफ पीरियड पर पाए जाते हैं, यानी उनकी जो पूरी पॉपुलेशन पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड और पर्टिकुलर टाइम ऑफ प्लेस पर होती है, वो क्या कहलाती है, हमारी फौना कहलाती है। स्टूडेंट्स, जो सेकेंड टॉपिक है हमारे बुक में वो है अफेक्टिंग फैक्टर्स फॉर वेजिटेशन सिस्टम। देखिए, किसी भी कंट्री का जो वेजिटेशन सिस्टम होगा, वेजिटेशन सिस्टम का मतलब ये हो गया कि वहां पर पाए जाने वाले जो वेजिटेशन होंगे उन पर कुछ चीजों का फर्क पड़ता है। उन्हीं फैक्टर्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर दीज फैक्टर्स एंड हाउ इट्स इफेक्ट अफेक्ट द वेजिटेशन सिस्टम। देखिए, फैक्टर्स में सबसे पहले है सॉइल। तो आप यहां पर इंडिया का एक लुक लाइक मैप देख रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन आपके समझाने के लिए ये मोर देन इनफ है। तो जब आप इंडिया का सॉइल डिवीजन पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि इंडिया की रिलीफ्स जब आप पढ़े होंगे, जो फिजियोग्राफिक डिवीजन सेकेंड चैप्टर में किए होंगे, तो देखा होगा कि जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है, यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारा माउंटेनियस रीजन का था। ओके, और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला जो एरिया है, ये हमारे इंडिया का प्लेन एरिया है, जिसको नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स भी बोलते हैं हम लोग। उसके बाद जो ये एरिया था वो प्लेट्यू था हमारा। क्या था ये? प्लेट्यू था। और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन था। ठीक है, तो क्या ऐसा है क्या कि जैसे वेजिटेशन सिस्टम इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पर डेवलप हो, वैसा ही वेजिटेशन सिस्टम इस नॉर्दर्न प्लेन में भी है, वैसा ही वेजिटेशन सिस्टम इस नॉर्दर्न माउंटेन्स में भी है? ऐसा तो है नहीं। तो ये वैरायटी हमको क्यों मिलती है, ये इतने वर्सटाइल कैसे हो गए? क्योंकि हम यहां पर अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ इंडिया में जाएं तो हमको बहुत सारे रिलीफ्स मिलते हैं। अगर आप नॉर्थ से चलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप साउथ से चलना शुरू करेंगे तो आप प्लेट्यू रीजन पे जाएंगे, जहां पर आप उबड़ खाबड़ रास्ते, ऊपर नीचे करती हुई पहाड़ियां, माउंटेन्स, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। उसके बाद जैसे ही आप सतपुरा माउंटेन रेंज और विंध्याचल माउंटेन रेंज के पास आएंगे तो आपको कुछ वैलीज भी देखने को मिलेंगी, ब्लॉक माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप विंध्याचल माउंटेन के नॉर्थ में आएंगे, आपको एक वास्ट एक्सटेंडेड प्लेन देखने को मिलेगा। इस प्लेन के बाद जाएंगे तो आपको तराई रीजन, भाबर रीजन और उसके बाद माउंटेनियस रीजन देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये वेजिटेशन के सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, उनके डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। देखिए कैसे? सॉइल। अब सॉइल भी हमारी कंट्री में ऐसा नहीं कि पूरी कंट्री में एक ही तरह की सॉइल है। मिडिल पार्ट में ये जो प्लेन रीजन है, यहां पर हमको एलुवियल सॉइल मिलती है। ये जो कोस्टल प्लेन है हमारा केरला के आसपास वाला, यहां पर हमको लेटेराइट सॉइल मिलती है। इसी तरह से जो हमारा ये नॉर्थ वेस्ट थार डिजर्ट है, यहां पर हमको डेजर्ट सॉइल देखने को मिलती है। और पेनिनसुला के ईस्टर्न पार्ट पर हमको रेड सॉइल देखने को मिलती है। वहीं हमको पेनिनसुला के वेस्टर्न पार्ट, गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया को देखेंगे हम, तो हमको यहां पर ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे इंडिया में सॉइल काफी वर्सेटाइल है, अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइप की सॉइल पाई जाती है। अब ये सॉइल का जो टाइप है, ये उसके फॉर्मेशन को डिसाइड करता है, यानी किस सॉइल में किस टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं, किस टाइप्स के मिनरल्स हैं, किसमें ह्यूमस ज्यादा है, किसमें कम है, ये सारी चीजें मिलकर सॉइल के फॉर्मेशन को डिसाइड करती हैं। अब जब सॉइल इतना ज्यादा वर्सेटाइल है तो उन एरियाज में वही प्लांट सरवाइव कर पाएंगे जो कम से कम न्यूट्रिएंट्स, जिनको उन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक ना? अब देखिए एक फैक्टर और देखिए, जब मानसून, आपका फोर्थ चैप्टर थोड़ा सा रिकॉल करिए, हमारा साउथ वेस्ट मानसून कुछ ऐसे चलता है। अब ये साउथ वेस्ट मानसून इस अरेबियन सी से ह्यूमिडिटी ले लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद यहां पर वेस्टर्न घाट से टकराता है और वेस्टर्न घाट के वेस्ट वार्ड साइड में बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है।
तो जब बहुत ज्यादा बारिश होगी तो यहां पर वही प्लांट सिर्फ सरवाइव कर पाएंगे जो जिनको अपने अपने डेवलपमेंट के लिए ज्यादा वाटर की जरूरत पड़े। ऐसे प्लांट बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे जिनको अपने डेवलपमेंट के लिए कम वाटर की जरूरत। अब इस वेस्टर्न घाट माउंटेन के ईस्ट में जैसे ही हम बढ़ेंगे, ये पूरा जो कर्नाटक का एरिया है ये रेन शैडो जोन में आ जाता है। अभी जो रेन शैडो जोन है यहां पर बारिश बहुत कम होती है, ठीक, लगभग हम कह दें तो 25 to 30 सेंटीमीटर पर ईयर। अब इतनी कम बारिश में वो प्लांट बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाएंगे जिनको डेवलपमेंट के लिए ज्यादा वाटर की जरूरत होगी। तो ये डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं कि इस माउंटेन के इधर किसी और तरह का वेजिटेशन सिस्टम डेवलप होगा और इधर किसी और तरह का वेजिटेशन सिस्टम डेवलप होगा, ठीक। अब जो लैंड है हमारा, क्या आप इस बात को इमेजिन कर सकते हैं कि जिस तरह के प्लांट्स या ट्रीज डेवलप होंगे इस माउंटेनियस एरिया में उसी तरह के डेवलप होंगे हमारे प्लेन्स में। देखिए यहाँ के प्लेन ट्रीज की क्वालिटी ये होती है कि वो कोनिफेरियस होते हैं, ठीक ना, लेकिन यहाँ के प्लांट कोनिफेरियस नहीं होते हैं। इस रेन शैडो जोन में हर्ब्स और स्क्रब्स पाए जाते हैं, इस डेजर्ट्स में हर्ब्स और स्क्रब्स पाए जाते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर श्रब्स पाए जाएंगे? क्या वो एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाए जाएंगे। तो ये सॉइल से डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर, अब इंडिया में देखिए अलग अलग जगह पर टेम्परेचर भी अलग अलग है। मैंने आपको बताया था कि आप इक्वेटर से जैसे जैसे नॉर्थ में चलते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाता है, और जैसे जैसे इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ चलते जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। यानी इक्वेटर के आसपास का एरिया ज्यादा गर्म होता है तो वहां पर वो प्लांट डेवलप कर पाएंगे जो ज्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर पाएंगे। यानी जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाएंगे प्लांट की वही वैरायटी दिखेगी जो कि कम टेम्परेचर में सरवाइव करने के लिए एडॉप्टेड हो, है कि नहीं। इसी तरह से फोटो पीरियड का मतलब सनलाइट। देखिए प्लांट के डेवलपमेंट में फोटो पीरियड का बहुत गहरा इंपैक्ट है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है। कैसे? जब सन की लाइट प्लांट की लीव्स पर पड़ती है तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड फॉर द प्लांट्स। अब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे, फूड्स प्रिपेयर करेंगे तो वो जल्दी डेवलप करेंगे। यानी जहां पर जितनी ज्यादा क्वांटिटी में फोटोसिंथेसिस होगा वहां के प्लांट उतना ज्यादा ग्रो करेंगे, ठीक ना। अब जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स की तरफ चलते जाते हैं, देखिए जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन आप लोग देख रहे थे तो यहां पर आता था 8 डिग्री 4 मिनट। अब उसके ऊपर जाएंगे तो कहीं 9 डिग्री 4 मिनट या 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर 23 डिग्री, इस तरह से करते करते यहां पर 37 डिग्री 6 मिनट तक आते हैं। तो क्या हो रहा है, साउथ टू नॉर्थ हमारा लैटिट्यूड ज्यादा होता जा रहा है। जब लैटिट्यूड ज्यादा होता है तो फोटो पीरियड कम होता चला जाता है, ठीक ना, यानी सनलाइट कम होती चली जाती है। तो हायर लैटिट्यूड में वो प्लांट डेवलप होंगे जिनको ज्यादा फोटो पीरियड की जरूरत पड़ती होगी, और लोअर लैटिट्यूड पे वो प्लांट होंगे जिनको ज्यादा फोटो पीरियड की जरूरत पड़ती होगी, जिनको ज्यादा सनलाइट की जरूरत पड़ती होगी, और हायर में वो होते होंगे जिनको कम सनलाइट की जरूरत पड़ती होगी। वो एडॉप्टेड है इसलिए इस चीज की। कम सनलाइट मिलने का मतलब ये नहीं उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट होगा लेकिन वो कम सनलाइट को ही यूज करके, यानी उस एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं, अपने आप को डेवलप कर पाते हैं। साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन, अब इस वर्ड को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब होता है वर्षण। जब प्रेसिपिटेशन टर्म की बात आ जाए तो आपके दिमाग में ये बातें आ जानी चाहिए कि एटमॉस्फेयर से जो वाटर की क्वांटिटी हमको सरफेस पे मिल रही है। अब एटमॉस्फेयर से वाटर किन किन स्टेज में हमारे यहां पहुंचता है, देखिए वो हमारे यहाँ फॉग के रूप में पहुंच सकता है, वो हमारे यहाँ रेन ड्रॉप्स के रूप में पहुंच सकता है, वो हमारे यहाँ आइस के रूप में पहुंच सकता है। जब प्रेसिपिटेशन की बात होगी तो इन किसी भी फॉर्म से हमको जो वाटर मिल रहा है वो सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। जब सिर्फ रेनफॉल बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, जब सिर्फ रेनफॉल बोला जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि जो हमको वाटर लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। ओके, तो इस चीज से आप लोग क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए हम देखते हैं कि जो हमारा ये वेस्टर्न प्लेन है यहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट डेवलप हुए हैं। कौन से फॉरेस्ट डेवलप हुए हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट डेवलप हुए हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट को डेवलप होने के लिए बहुत ज्यादा पानी
बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है और बहुत ज्यादा गर्मी की भी जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा हॉट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड हाई रेनफॉल की जरूरत पड़ती है, वो ये सारी कंडीशन इस एरिया में पाई जाती है। तो इस वजह से यहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट डेवलप हो गया। अब वही बात करिए यहां पर जो हमारा थार डेजर्ट है, यहां पर दिन के समय में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और रात के समय में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। साथ ही साथ यहां पर जो पर एनम रेनफॉल है वो मुश्किल से 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के इर्द गिर्द हो पाता है। इस वजह से देखेंगे कि आप यहां पर बहुत डेंस वेजिटेशन सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया है, बल्कि वो शर्ब्स और हर्ब्स के फॉर्म में है, वो झाड़ियों के फॉर्म में है और कुछ यहां पर कैक्टी वगैरह भी पाए जाते हैं। ठीक ना। अल्टीट्यूड, देखिए अल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई होता है। कहां से ऊंचाई? ओशन सरफेस से। ओशन सरफेस से हम जितना ऊपर चलते जाते हैं उसको ऊंचाई कहते हैं, अल्टीट्यूड कहते हैं। हिंदी में इसके लिए एक बड़ा फनी सा वर्ड या बड़ा टंग ट्विस्टर सा वर्ड है, उत्तुंगता। टंग ट्विस्टर है, बोलने की कोशिश करिएगा इसको, ठीक ना। देखिए, तो अब ये प्लेन एरिया में आप जिस तरह के वेजिटेशन देखते होंगे अपने आसपास, जिस तरह के प्लांट या ट्रीज देखते हैं, वैसे प्लांट और ट्रीज आपको इस नॉर्दर्न माउंटेन्स में नहीं दिखेंगे। निश्चित बात है कि नॉर्दर्न माउंटेन पर जो अल्टीट्यूड होगा वो हाई होगा और प्लेन एरिया में जो अल्टीट्यूड होगा वो कम होगा। तो अल्टीट्यूड का भी फर्क पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। इंडिया में कितने तरह के वेजिटेशन सिस्टम पाए जाते हैं, इन्हीं के बारे में हमको बात करनी है। तो मेजर तरीके से देखा जाए तो 4 टाइप्स के वेजिटेशन सिस्टम होते हैं हमारे यहां। ट्रॉपिकल, जिनमें से फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकेंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, एंड थर्ड ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, एंड फोर्थ मैंग्रोव। इस क्लासिफिकेशन में जो पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, आइडियल कंडीशन क्या होगी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए? सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, देखिए अब ये ट्रॉपिकल को समझिए। हम जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ध्यान रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को ये चीज पता होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसकी जो लैटिट्यूडनल डिग्री होती है वो 23 डिग्री एंड हाफ मिनट होती है, ठीक ना। हाफ मिनट नहीं, 30 मिनट होती है। अब देखिए, ये इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ वाला पार्ट ट्रॉपिकल इंडिया कहलाता है और नॉर्थ वाला पार्ट सब ट्रॉपिकल इंडिया कहलाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये जो मैंने डार्क किया हुआ एरिया है, ये एरिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का है। मोस्ट ऑफ द रीजन में आप देखेंगे कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में ही लोकेट कर रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर चला गया है, ठीक। यानी ट्रॉपिकल इंडिया में होने की वजह से यहां पर ट्रॉपिकल लगा। ओके, एवरग्रीन का मतलब क्या है? एवरग्रीन का मतलब है सदाबहार, यानी इनके पत्ते, इनकी जो लीव्स होती हैं वो वर्ष भर, ऑल ऑफ द ईयर, थ्रू द ईयर ग्रीन ही रहती हैं, हमें ग्रीन दिखाई देती है। आप लोगों ने अपने आसपास इस बात को एक्सपीरियंस किया होगा कि सीडलिंग सीजन में जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं और उनमें नए पत्ते आते हैं, ठीक। लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा नहीं होता है तो उसके पीछे की रीजन क्या है? क्या यहां के प्लांट अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, अपनी सीड्स नहीं गिराते हैं? तो ऐसा नहीं है। हमारे आसपास जो वेजिटेशन सिस्टम डेवलप हुआ है, जिसकी बात हम आगे करेंगे, उसमें पूरे ईयर के एक खास टाइम पर जो ट्रीज हैं अपने लीव्स को गिरा देते हैं, तो इस वजह से उसको हम लोग पतझड़ कह देते हैं, सेटलिंग सीजन। लेकिन ये
ईयर के एक खास समय में ही होता है। लेकिन ये जो हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये जो हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट का एरिया है, यहां के जो प्लांट होते हैं इनमें सीडलिंग सीजन पूरे वर्ष भर चलता रहता है। यानी पूरे वर्ष भर यहाँ के जो प्लांट होते हैं अपने पुराने लीव्स को गिरा देते हैं और उनमें नई लीव्स आती रहती हैं। तो फिर इनको एवरग्रीन क्यों कहा जा रही है? हमेशा हरे कैसे देख सकते हैं जब पूरे साल ये पत्ते गिराते रहते हैं, लीव्स गिराते रहते हैं? तो ऐसा एक साथ सारे प्लांट नहीं करते, बल्कि अलग अलग प्लांट साल के अलग अलग समय में पत्तों को गिराते रहते हैं, जिनकी वजह से हमें पता नहीं चल पाता है कि यहां पर सीडलिंग सीजन चल रहा है। इस वजह से हमको ग्रीन दिखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी एवरग्रीन की ये हो गई। दूसरी, इस फॉरेस्ट सिस्टम के, इस वेजिटेशन सिस्टम के, इस एवरग्रीन वेजिटेशन सिस्टम के जो भी प्लांट हैं उनकी लीव्स काफी ब्रॉड होती है, काफी चौड़ी होती है, काफी चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, ठीक ना। अब ऐसा होने के पीछे भी कुछ रीजन जरूर होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। अब बताइए सर, ऐसा क्यों है कि इस वेजिटेशन सिस्टम के जो भी प्लांट्स हैं, जो भी ट्रीज हैं, उनकी लीव्स काफी ब्रॉड है? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को समझिए, तो फिर आप अपने आप इस चीज को समझ जाएंगे। अरेबियन सी से जो मानसून, जो साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में इंटर करता है, वो वेस्टर्न घाट माउंटेन से इंपैक्ट होने के बाद वेस्टर्न घाट माउंटेन के वेस्ट वार्ड स्लोप पर, वर्ड्स को क्लियर करिए, सबसे पहले पड़ेगा यहां पर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, उसके बाद फिर ये माउंटेन पड़ेगा और उसकी जो वेस्ट साइड की ढाल है, जो स्लोप है, उससे टकराएगा और उस स्लोप पर काफी गहरी बारिश करता है, काफी हाई क्वांटिटी में बारिश करता है। तो यहां पर एक साल के भीतर ही 200 सेंटीमीटर से काफी ज्यादा प्रेसिपिटेशन हो जाता है, काफी ज्यादा बारिश हो जाती है। इस वजह से यहां पर सिर्फ वही प्लांट सरवाइव कर पाएंगे जो इतनी हाई क्वांटिटी में वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखें। तो बहुत सालों के बाद इन प्लांट्स में एडॉप्शन हो गया, इन्होंने अपने लीव्स को चौड़ा कर लिया। लीव्स को चौड़ा करने से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था वो काफी बढ़ गया। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्लांट के अंदर, जो ट्रीज के अंदर वाटर होता है, वो भी वेपोरेट होता रहता है एटमॉस्फेयर में। तो एक्सेस वाटर को ये ऐसे अपने प्लांट के, अपनी बॉडी के अंदर से एटमॉस्फेयर में रिलीज करते रहते हैं। तो इस तरह का एडॉप्शन हुआ। तो पत्तों को, तो लीव्स को ब्रॉड करने के पीछे सबसे बड़ा मकसद इस वेजिटेशन सिस्टम का ये था कि ये एक्सेस वाटर को कैसे अपनी बॉडी से बाहर निकाले। देखिए, जितने ज्यादा एरिया का लीव होगा उस पे स्टोमेटा उतने ही ज्यादा होंगे, उस पे क्लोरोफिल उतने ही ज्यादा होंगे, और ये एरिया इक्वेटर के काफी पास है, जिसका मतलब हो गया कि जो फोटो पीरियड है इस एरिया के प्लांट्स का वो भी ज्यादा होगा। फोटो पीरियड ज्यादा होने की वजह से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में होगा, काफी ज्यादा मात्रा में होगा। ज्यादा फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है, जो इसकी दर है, वो डिपेंड करती है कि जो लीव्स है उसका एरिया कितना है। इसके लीव्स पहले ही ब्रॉड है, यानी एरिया काफी ज्यादा है, तो हाई क्वांटिटी में फोटोसिंथेसिस होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा ये वाटर को अपनी बॉडी से बाहर इवेपोरेट कर पाएंगे। इस वजह से इनकी जो लीव्स होती हैं वो ब्रॉड होती है। अगली बात है कि ये जो प्लांट का अरेंजमेंट होता है, जो ट्रीज का अरेंजमेंट होता है, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि वेस्टर्न घाट माउंटेन का एक स्लोप है ऐसे। तो देखिए, कुछ प्लांट यहां पर होंगे, कुछ प्लांट यहां पर होंगे, कुछ प्लांट यहां पर होंगे और कुछ प्लांट यहां पर होंगे। तो एक स्टेप बाय स्टेप बनता चला जा रहा है। तो इस वजह से कहा जाता है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो प्लांट होते हैं वो स्टेप्स में अरेंज होते हैं। तो दो प्रॉपर्टी पता चल गई हमको एवरग्रीन फॉरेस्ट की। पहली कि इनके जो लीव्स होते हैं वो काफी ब्रॉड होते हैं, दूसरी ये स्टेप्स में अरेंज होते हैं, और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो सीडलिंग सीजन है, यानी जो पत्ते गिराने वाला मौसम है, ये पूरे वर्ष भर चलता रहता है।
देखिए स्टेप्स में अरेंज होने की वजह से जो सनलाइट है, देखिए स्टेप्स में अरेंज होने की वजह से जो सनलाइट है वो लैंड पार्ट तक नहीं पहुंच पाती है, सरफेस तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके वजह से काफी ज्यादा वेटलैंड डेवलप हो जाते हैं, यहां पर दलदली भूमि बन जाती है और जो ये बायोटिक वेस्ट होता है इन प्लांट का वो इसी सरफेस पे गिरकर डिकम्पोज होता रहता है। और यहां क्या पाए जाते हैं, देखिए यहां पर और यहां पर क्या पाया जाता है, यहां पर लगभग ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन सिस्टम डेवलप होता है। मतलब आप जब इस स्टेप्स के अंदर आएंगे यानी प्लांट के अंदर सरफेस के पास आएंगे तो आपको क्लाइंबर्स भी दिखेंगे, आपको सॉब्स भी दिखेंगे, आपको हॉप्स भी दिखेंगे। देखिए मेन जो प्लांट पाए जाते हैं वो होता है एबनी, महोगनी, रोजवुड, रोजवुड, रबर और सिंकोना। इसमें मैं सिंकोना के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ये सिंकोना क्या होता है, देखिए सिंकोना एक मेडिकल प्लांट है। सिंकोना से कुनेन बनाई जाती है, दवा का नाम है क्लोनेन, मेडिसिन का नाम है कुनेन। कुनेन का यूज मलेरिया के ट्रीटमेंट में होता है, जो हम लोग मलेरिया की मेडिसिन लेते हैं वो इसी सिंकोना से बनाई जाती है। इस सिंकोना की इस प्लांट की जो छाल होती है ना उसी से कुनेन तैयार की जाती है। तो ये था हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर second type of vegetation which we found in India, tropical deciduous forest. The ideal condition for developing these forests are rainfall in per annum between 800 centimeter to 200 centimeter. यानी इंडिया के वो हिस्से जहां पर एक साल में रेनफॉल विद इन द ईयर पर एनम जो रेनफॉल है वो 80 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में हो, और इस फॉरेस्ट के जो ट्रीज होती हैं सिट देयर लीव्स फॉर 6 to 8 वीक्स इन अ ड्राई समर। ओके, यानी साल में एक बार 6 से 8 हफ्तों के लिए ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं वो अपनी लीव्स को गिरा देते हैं सिड्स, और इसे पतझड़ का मौसम कहते हैं, सिडलिंग सीजन कहा जाता है। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी किस एरिया में कितना वाटर अवेलेबल है। देखिए जब आप वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़े होंगे तो आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया में वो अनइवन है। इसका मतलब है कि कहीं पर पानी बहुत जाते हैं और कहीं पर पानी बहुत कम है। तो on the basis of availability of water, the tropical deciduous forest further divided in two parts, that is tropical moist deciduous forest developed where rainfall in per annum 200 centimeter to 100 centimeter, and the second is dry tropical deciduous forest developed where rainfall in per annum 100 centimeter to 70 centimeter। ठीक ना, देखिए यानी अब जब आप ये जानते ही हैं कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है हमारे मेनलैंड पे, यानी कहीं पर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है और कहीं पर वाटर की क्वांटिटी कम है। तो जहां पर वाटर थोड़ी ज्यादा मात्रा में है, थोड़ा ज्यादा है, वहां पर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट डेवलप हुए हैं, और जहां पर कम क्वांटिटी में वाटर है वहां पर ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडियस ड्राई फॉरेस्ट डेवलप हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इनको जो गेन हो रहा है, जो बारिश मिल रही है, जो रेनफॉल मिल रही है एक साल में, वो 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में है, और जो मॉइस्ट है वो 200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच मिल रही है। ठीक, अब देखिए किन एरिया में ये फॉरेस्ट सिस्टम डेवलप हुआ है। तो आप इंडिया के इस एरिया को देख लीजिए, आप देखेंगे कि यूपी का मैक्सिमम हिस्सा, उसके बाद बिहार का मैक्सिमम हिस्सा, नीचे झारखंड का मैक्सिमम हिस्सा, बगल में छत्तीसगढ़ का, वेस्ट बंगाल का, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु का वेस्टर्न हिस्सा, एमपी का पूरा हिस्सा, कर्नाटका का हिस्सा। ये सारे हिस्से जो हैं, ये सारे एरिया में, इन सारे एरिया में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट डेवलप हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया के मैक्सिमम से
एरिया पर किस टाइप के फॉरेस्ट हैं, तो आपका आंसर होगा ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। इंडिया के सबसे ज्यादा एरिया को ऑक्यूपाई करने वाला वेजिटेशन सिस्टम हमारा हो जाता है। जो मेन ट्रीज हैं, यहां पर कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, तो वो मेन ट्रीज हैं टेक, बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी, खैर और कुसुम और मलबरी मालबेरी। अब देखिए इसमें जो बैम्बू है, बैम्बू कोई ट्री या कोई प्लांट नहीं है बल्कि एक ग्रास होती है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। देखिए ये फॉरेस्ट सिस्टम जो है इसमें इतनी अनसर्टेनिटी क्यों आ रही है, क्यों ये फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड हो जा रहा है। देखिए जब आप क्लाइमेट के चैप्टर को पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून है और उसकी जो अरेबियन सी की ब्रांच है वो मेनलैंड में वेस्ट से ईस्ट की तरफ जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है उसमें रेनफॉल कराने की कैपेसिटी कम होती जाती है। यही बात आप लोगों ने जो सेकेंड ब्रांच है साउथ वेस्ट मानसून की, जिसको आप लोग बे ऑफ बंगाल की ब्रांच कहते हैं, वो भी वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट की तरफ जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, इसकी भी रेनफॉल कराने की कैपेसिटी कम होती चली जाती है, ठीक ना। तो इस तरह से जिन एरिया में ज्यादा बारिश हो रही है वहां मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आ रहे हैं, और जिन एरिया में कम बारिश हो रही है वहां पर ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आ रहे हैं। देखिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में एक पार्क लाइक लैंडस्केप बनता है, यानी जो प्लांट होते हैं, जो ट्रीज होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, और दूसरी बात उनके बीच में कुछ ग्रासेस और कुछ स्क्रब्स वगैरह उग जाते हैं, जिसकी वजह से देखने पर ये एक लैंडस्केप की तरह दिखता है, एक पार्क लैंडस्केप की तरह दिखाई देता है। साथ ही साथ जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी लकड़ियां जो होती हैं ये टिम्बर इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, ठीक ना। तो टिम्बर वुड का जो मेन सोर्स है हमारा वो यही ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने और आपने रेन फॉरेस्ट के बारे में सीखा, डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में सीखा, और जो अगले टाइप का वेजिटेशन सिस्टम है वो है थॉर्न फॉरेस्ट, यानी कटीले वन, कांटों वाले वन। थॉर्न फॉरेस्ट को समझने से पहले इंडिया के डिजर्ट रीजन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, और यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि डिजर्ट होते क्या है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को यह लगता होगा कि जहां पर सैंड हो वहीं पर डिजर्ट होता होगा। अगर ऐसा है तो आप लोग इलाहाबाद में गंगा रिवर के बैंक पर गए होंगे, वहां भी सैंड मिलता है, या किसी भी रिवर के बैंक पर गए होंगे तो आपको सैंड मिल ही जाएगा। तो क्या वो सारे एरिया डिजर्ट हैं? ऐसा तो नहीं। तो डिजर्ट होता क्या है? देखिए, जब किसी एरिया में 20 सेंटीमीटर से कम बारिश हो पर एनम, एक साल में 20 सेंटीमीटर से कम बारिश हो और ऐसा बहुत लंबे समय तक चलता रहे, 20 सेंटीमीटर से कम बारिश हो और ऐसा बहुत लंबे समय तक चलता रहे, तो उसको डेजर्ट कहते हैं। भारत में 2 डेजर्ट हैं। जी हां, आपने सही सुना, भारत में 2 डेजर्ट हैं। एक को हम लोग कहते हैं थार डेजर्ट और दूसरे को कहते हैं हम लोग लद्दाख। ये वाला एरिया जो है लेह लद्दाख का डेजर्ट, ये ठीक। जो थार डेजर्ट है ये हॉट डेजर्ट कहलाता है, और जो लद्दाख डेजर्ट है ये कोल्ड डेजर्ट है। यहां पर जो बारिश होती है वो 1 ईयर में 20 सेंटीमीटर से कम होती है, लेकिन यहां पर बारिश नहीं होती है, यहां पर बर्फ पड़ती है। यहां पर प्रेसिपिटेशन यानी जो वाटर का फॉर्म है वो आइस के फॉर्म में पड़ता है। अगर उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो 20 सेंटीमीटर से भी कम आता है। तो इसलिए ये जो लेह लद्दाख डेजर्ट है ये हमारा कोल्ड डेजर्ट है। अब ये हॉट है, ये कोल्ड क्यों है? अगर राजस्थान यानी थार डेजर्ट की
ओशन सरफेस से अल्टीट्यूड को कंपेयर किया जाए और लेह लद्दाख डेजर्ट की ओशन सरफेस से अल्टीट्यूड को कंपेयर किया जाए, तो आप इस बात को बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो हमारा लेह लद्दाख डेजर्ट है और जो हमारा थार डेजर्ट है, दोनों की हाइट में डिफरेंसेस है। लेह लद्दाख डेजर्ट काफी ज्यादा हाई अल्टीट्यूड पर है, यहां पर जाने पर आपको अल्टीट्यूड सिकनेस भी हो सकती है, और ये कंपेयर टू प्लेन एरिया, यानी जितना ऊंचाई पर प्लेन है हमारा, उतनी ही ऊंचाई पर थार डेजर्ट है। तो आप जानते होंगे कि जब एटमॉस्फेयर में हम ऊंचाई पर जाते हैं, हायर अल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, तो टेम्परेचर गिरने लगता है। तो जब टेम्परेचर गिरने लगेगा तो आप समझिए कि एटमॉस्फेयर में एक आइस लाइन होती है। आइस लाइन क्या है? जिसके ऊपर वाटर आपको आइस के फॉर्म में मिले। तो ये आइस लाइन के ऊपर है, इस वजह से यहां पर जो बारिश होती है, जो प्रेसिपिटेशन होता है, वो आइस के फॉर्म में होती है। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर बारिश होती तो है लेकिन बहुत कम होती है और ड्रॉप्स के फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। यहां पर थार डेजर्ट डेवलप ही क्यों हुआ? सम काजेस बिहाइंड इट, लेट्स सी। आप इमेजिन करिए चैप्टर 4 क्लाइमेट। आपने देखा होगा कि यहां पर एक माउंटेन रेंज है, दैट इज अरावली। अरावली, अब ये अरावली माउंटेन रेंज जो है, जो अरेबियन सी से आने वाली मानसूनी विंड है, अरेबियन सी से आने वाली मानसूनी विंड है, उनके पैरेलल पड़ता है। क्या पड़ता है? उनके, जैसे ये मान लीजिए आपके अरावली माउंटेन है, तो विंड ऐसे उनके पैरेलल से निकल जाती है। साथ ही साथ अरावली माउंटेन्स दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन रेंजेस में से एक है। ये रेजिडुअल माउंटेन है। रेजिडुअल माउंटेन का मतलब कि ये अपने समय में जितनी ऊंचाई का था, जितनी हाइट का था, उतना अब नहीं रह गया है, बल्कि एयर, विंड और वाटर के थ्रू इस पर इरोजन लाखों करोड़ों सालों से होता रहा और इसकी हाइट जो है कम हो गई। ये इतना ऊंचा नहीं है कि ये मानसूनी विंड्स को रोक सके। प्लस ये पैरेलल पड़ता है, अगर परपेंडिकुलर होता तो हो सकता था कि ये उसको मानसूनी विंड्स को रोक सके। तो कुल मिलाजुलाकर जो मानसूनी विंड्स हैं वो इस एरिया में रुकती नहीं है, इसी वजह से यहां पर बारिश नहीं होती है। कहीं कहीं जैसे माउंट अबू अरावली माउंटेन्स रेंज में लोकेट करता है। माउंट अबू, गुरु शिखर, गुरु पीक जो है, जी हाँ, अरावली माउंटेन का हाईएस्ट पीक है, वहां के आसपास थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, लेकिन एक वास्ट इंपैक्ट नहीं डाल पाता ये पूरे थार डेजर्ट पे। तो बारिश इस वजह से यहां पर कम होती है और काफी लंबे समय तक ऐसा होने की वजह से यहां पर डेजर्ट डेवलप हो गया है। देखिए, आप एक एग्जांपल समझिए। एक 2 साल का बच्चा हो और एक 25 साल का हट्टा कट्टा इंसान हो, दोनों के डाइट और न्यूट्रिशन में फर्क होगा। एक छोटा बच्चा जो होगा वो हो सकता है 1 रोटी खा के सारा दिन रह ले, लेकिन बड़े वाले को हो सकता है 10 रोटी भी कम पड़ जाए। ठीक इसी तरह से जितना बड़ा प्लांट होगा, जितना बड़ा ट्री होगा, उसको वाटर की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा पड़ती है, और प्लांट जितने छोटे होंगे उसको वाटर की जरूरत भी उतनी कम पड़ती है। तो बड़े प्लांट उन्हीं एरिया में डेवलप कर पाएंगे जहां पर वाटर इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल होगा। अब मैंने बताया आपको कि यहां तो वाटर है ही नहीं, या है भी तो बहुत कम है, ग्राउंड लेवल भी बहुत नीचे है, ग्राउंड वाटर भी बहुत नीचे है। तो यहां पर वैसे ही प्लांट्स डेवलप हो पाए हैं जिनको वाटर की जरूरत बहुत कम पड़ती है, और वो झाड़ियों के फॉर्म्स में है, हर्ब्स के फॉर्म में है, श्रब्स के फॉर्म में है। यहां पर पाए जाने वाले अगर कुछ मेन प्लांट्स को हम लोग देखें तो अकेसिया, पाल्म और कैक्टी इनमें मुख्य रूप से यहां पर पाए जाते हैं। कैक्टी बताता हूं मैं आपको, कैक्टी के बारे में, कैक्टी एंड कैक्टस। देखिए, कैक्टस को जो आप देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि एडॉप्टेशन के प्रोसेस के थ्रू इसने अपने जो लीव्स हैं उनको थॉर्न्स में चेंज कर लिया, कांटों में बदल दिया। अब ऐसा इसने किया क्यों? इसके लिए आप सबसे पहले रिमाइंड करिए एवरग्रीन फॉरेस्ट को। वहां पानी बहुत ज्यादा था, वाटर बहुत ज्यादा था, तो एक्सेस वाटर को बॉडी से निकालने के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की जरूरत पड़ती थी। जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतने ज्यादा वाटर को वो बाहर निकालेंगे। अरे भाई, जैसे हम लोग ब्रीथिंग करते हैं तो हमारी बॉडी का जो वाटर होता है वो एटमॉस्फेयर में जाता है ना, हमें प्यास लगती है कि नहीं, हम थर्स्टी होते हैं कि नहीं,
सेम प्रोसेस प्लांट के साथ भी होता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू उनकी बॉडी में जो वाटर होता है वो एटमॉस्फेयर में जाता रहता है, यानी वाटर लॉस ज्यादा होता है। और जो एवरग्रीन फॉरेस्ट का एरिया है, यहाँ पर पानी इतनी वाटर इतनी एनफ क्वांटिटी में है कि अगर प्लांट वाटर ना निकालें तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस वजह से यहाँ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, प्लांट की लीव्स चौड़ी होती है। अब यहाँ पर तो पानी ही कम है, उस पर से फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हो तो प्लांट सर्वाइव कैसे करेंगे? उनको सर्वाइव करने के लिए वाटर की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो कैक्टी ने क्या किया, कैक्टस ने क्या किया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बहुत धीमा कर दिया। इस प्रोसेस को धीमा करने के लिए उन्होंने अपनी लीव्स को थॉर्न्स में चेंज कर दिया। तो आप कहोगे कि जब थॉर्न्स हैं ही नहीं, जब लीव्स हैं ही नहीं तो कोई स्टोमेटा भी नहीं होगा, कोई क्लोरोफिल भी नहीं होगा, कोई फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, तो हाउ वुड दे सर्वाइव? तो फिर वो सर्वाइव कैसे करते हैं? क्लोरोफिल भी होता है, स्टोमेटा भी होता है, लेकिन वो उनके स्टेम्स पर होता है। आप देखेंगे कैक्टस के जब स्टेम्स को देखेंगे तो वो ग्रीन कलर के होते हैं। दैट इंडिकेट, क्या इंडिकेट कर रहा है? व्हाट इज इंडिकेशन? ये इंडिकेट कर रहा है कि जो क्लोरोफिल है वो उनके थॉर्न पर लोकेटेड है। तो इस तरह से उन्होंने अपने रेस्पिरेशन, अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को धीमा करके अपने आप को यहां पर सर्वाइव करने के लायक बनाया। अगली जो प्रॉपर्टी होती है वो लॉन्ग रूट की होती है, ठीक है ना। अब यहां पर आप जानते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है वो काफी नीचे होता है और रूट्स का काम होता है कि जमीन से न्यूट्रिएंट्स को निकालकर प्लांट के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाया जाए। तो एडाप्टेशन के प्रोसेस में यहाँ की जो रूट्स होती हैं वो वाटर की तलाश में पानी जमीन के अंदर अंधेरे वाले हिस्से में काफी गहराई तक चली जाती है। पेड़ ऊपर से प्लांट आपको छोटा सा दिखेगा, लेकिन जब आप निकालेंगे तो वो, और जब उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो वो निकलेगा नहीं, क्योंकि उनकी रूट्स बहुत नीचे तक होती हैं। तो ये सारा था आपका थॉर्न फॉरेस्ट। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन सिस्टम जो है हमारा वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो बेसिकली मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो वेस्ट बंगाल में, थोड़ा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में और थोड़ा सा तमिलनाडु में ये पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट किन एरियाज में पाए जाते हैं? देखिए, आप अगर ड्रेनेज को अच्छे से पढ़े होंगे, ड्रेनेज वाले चैप्टर को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां अपने रिवर माउथ पर डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। तो डेल्टा का फॉर्मेशन जहां जहां पर होता है इन नदियों द्वारा, वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक ना। मैंग्रोव फॉरेस्ट डेवलप होने के लिए जो आइडियल कंडीशन है वो है कि वहां पर सलाइन वाटर होना चाहिए, साल्ट वाटर होना चाहिए, और ओशियन का जो वाटर है वो चढ़ना और उतरना चाहिए, यानी टाइड और एब्स वहां पर आने चाहिए। ऐसी आइडियल कंडीशन हमको देखने को मिलती है वेस्ट बंगाल में और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में और कुछ तमिलनाडु के एरियाज में। तो बेसिकली इन तीन जगहों पर हमको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इनमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो हमारा वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। वेस्ट बंगाल में ये गंगा और महानदी के डेल्टा के इर्द गिर्द पाया जाता है। गंगा और महानदी की डेल्टा पर पाया जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि ये कोस्टल एरिया का स्लोप है और ये ओशन का सरफेस लेवल है। जब टाइड आएगा तो ये ओशन का सरफेस लेवल ऊपर बढ़ जाएगा और जब एब आएगा तो फिर से ये घटकर नीचे चला जाएगा। तो ये टाइड और एब के प्रोसेस में यहां पर सलाइन वाटर का चढ़ना यानी साल्ट वाटर का चढ़ना और उतरना दोनों प्रोसेस दिन में दो बार होते रहेंगे। इससे जो एटमॉस्फेयर, जो इकोसिस्टम यहां पर डेवलप होगा वहां पर सिर्फ मैंग्रोव फॉरेस्ट ही डेवलप कर पाएंगे। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि साल्ट वाटर में सरवाइव कर पाने वाला वर्ल्ड में सिर्फ एक ही टाइप का ये प्लांट है, ये ट्री है, जिसको हम लोग मैंग्रोव के नाम से जानते हैं। मैंग्रोव की एक खासियत और होती है कि इनकी जो रूट्स होती हैं वो बाहर ऊपर एयर में होती हैं, हवा में होती है। कैसे? मान लीजिए कि ये ओशन का वाटर लेवल है और सबसे बड़ी बात ये वहां पर डेवलप होते हैं जहां पर वाटर न बहुत ज्यादा हो वाटर लेवल और न बहुत कम हो, यानी एक सबमर्ज लैंड हो।
सलाइन वाटर से सबमर्ज लैंड। अब देखिए मान लीजिए कि ये ओशन का सरफेस लेवल है ऊपर का, तो अब जो मैंग्रोव फॉरेस्ट की रूट होंगी ये ऊपर हवा से ही ऐसे बढ़ बढ़कर नीचे जमीन पर आने लगेंगी इस तरह से, यानी इनकी रूट का अधिकतर हिस्सा ऊपर एटमॉस्फेयर में ही होता है और यहां तक ये सलाइन वाटर से सबमर्ज रहते हैं। रूट का जो सबसे निचला हिस्सा होता है इस वेटलैंड में या इस सबमर्ज लैंड के अंदर पकड़ बनाने के लिए अच्छी ग्रिप देता है इन प्लांट्स को, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है और इसके ऊपर फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट डेवलप होते हैं। कभी कभी ये रूट इस तरह से टर्न होकर ऊपर हवा में भी बाहर निकल आती है, तो इस तरह से ये हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट डेवलप करता है। देखिए कृष्णा, अब इसमें देखिए कृष्णा रिवर कहाँ है, यहां पर है, तो इसका रिवर माउथ यहां पर तमिलनाडु के आसपास होगा, तो इस रिवर माउथ पर कृष्णा रिवर का जो डेल्टा है यहां पर भी मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है, और सॉरी कावेरी रिवर का जो डेल्टा है यहां पर भी मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है, कृष्णा रिवर का जो डेल्टा है यहां पर भी मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है, और जो गोदावरी रिवर है गोदावरी रिवर के डेल्टा पर भी मैंग्रोव फॉरेस्ट, और महानदी और इधर से आती है गंगा के भी डेल्टा पर ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक ना बेटा। और इधर से बेटा ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है, हम सब लोग जानते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के रिवर पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है और इस डेल्टा पर जो है मैंग्रोव डेवलप करते हैं। ये इस डेल्टा का अधिकतर पार्ट जो है बांग्लादेश के पास है और कुछ हमारे पास है जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट में हमारे आता है।